अनुपम खेर जी ने कहा क्या कर रहा हो आजकल। हमने कहा भाई साहब कानपुर में ही है और थिएटर कर रहे हैं। कहना कुछ नहीं मिलने वाला, चुपचाप बिस्तर बोरिया बांधो, मुंबई आ जाओ। गुलाम अली साहब की बात की, बड़े गुलाम अली खान साहब कहना इससे कुछ ऐसा मांग लें जो साला मना कर भाग जाए यहाँ से। कहना हाँ ऐसे ही कुछ कर दीजिए। कहना हाँ भाई हम 25,000 रुपए लेंगे। उस जमाने में बड़ा से बड़ा सिंगर 500 रुपए से ज्यादा नहीं लेता। कानपुर को अगर आप अपने नजरिए से प्रस्तुत करें दर्शकों के सामने तो किस तरह से आप देखते हैं? कानपुर बहुत पहले भी एक गांव था जी, आज भी एक कस्बा है, गांव से थोड़ा सा किस्सा है, बाकी शहर नहीं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बैठक विद अभिषेक में। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक ऐसे कलाकार हैं जो कानपुर के पहले कलाकार हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम रखा था। ना सिर्फ कदम रखा बल्कि ऐसे किरदार निभाए उन्होंने जो अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं और उनके किरदारों से आप भली भांति परिचित होंगे। तो आज हम अपनी बैठक में बहुत बहुत स्वागत करते हैं कानपुर की आन बान शान कहे जाने वाले श्री रतन राठौर जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बैठक विद अभिषेक में। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सर सवाल कहाँ से शुरू करूँ? आपका इतना एक्सपीरियंस है इस लाइन में कहें तो, जिसको हम लोग अगर 30 मिनट या 1 घंटे का पॉडकास्ट भी लेंगे तब भी कम पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फायदे की ही बात कर लेते हैं आपसे। सर ऑडिशन, जैसे कोई एक्टर है ऑडिशन देना चाहता है तो वो ऑडिशन में ऐसा क्या नया करे कि लोग उसको पिकअप करें या उसके लिए थोड़ा सा प्रेरणा का स्रोत बने वो? देखिए, ऑडिशन का मतलब होता है टेस्ट जी। अगर आप उसको पार कर जाते हैं तो जाहिर सी बात है डायरेक्टर कहता है भाई इसको बुलाओ, ये आर्टिस्ट अच्छा है। मैं एक ज़माने से लोगों से कहता चला आ रहा हूँ और आज भी मैं ये बात कहूँगा कि अगर आप ऑडिशन पे जाइए और जो भी किरदार आपको दिया गया है उसको बनावटी मत करिए, उसमें नाटक मत जोड़िए, उसमें अलग से कुछ मत करिए। नॉर्मल ज़िंदगी में जैसे होता है, जैसे इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे ही करिए, आप देखिए कितना खूबसूरत निकलेगा। जब आप बनाने लगते हैं चीज़ को तो चीज़ बिगड़ जाती है, क्योंकि वो अलग है, वो सोच बिल्कुल डिफरेंट है। अब बात आती है कि जैसे हमारे बहुत बड़े कलाकार संजीव कुमार साहब, उन्होंने बड़ी वैरायटी की है, जाने कितने करेक्टर उन्होंने किए हैं, लेकिन उस करेक्टर के लिए उन्होंने स्टडी करी। अगर एक भिखारी है तो भिखारी की स्टडी करी है उन्होंने, या किसी को चोर बनाया है तो चोर के लिए उन्होंने सोचा है कि हम कैसे एक्सप्रेशन और कैसे बोलेंगे, तो वहाँ पर बात जमती है, क्योंकि ये डिफरेंट करेक्टर है। और अगर आम जिंदगी में हम आपसे जैसे बात कर रहे हैं, ऐसा कोई करेक्टर है कि मैं आपका अंकल हूँ, भाई हूँ, दोस्त हूँ, तो उसके लिए तो बड़े सौम्य तरीके से, बड़े सामान्य तरीके से काम करिए, आप देखिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सर मैसेज आप दे रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और बेसिक पूछना चाहूँगा आपसे कि मान लीजिए कोई जैसे एक्टर है वो एक्टिंग की शुरुआत करना चाहता है तो वो किस तरह से उसको शुरू कर सकता है, वो थोड़ा सा गाइड करिए प्लीज। प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है। कैसे? अगर कोई एक्टर है जी, अगर कोई एक्टर है तो उसको शुरुआत करने में कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो एक्टर है जी, वो तो कर ले जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, आर्ट कोई भी हो, चाहे थिएटर हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे स्केचिंग हो, चाहे ड्राइंग एंड पेंटिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे सिंगिंग हो, ये गॉड गिफ्टेड होती है। जिस वक्त संतान जन्म ले रहा होता है तो ईश्वर उसके ऊपर कृपा करता है और इसमें से कोई ना कोई चीज़ उसको दे देता है। वो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके घर में ऐसी संतानें पैदा होती हैं, और फिर वो धीरे धीरे अपने आप डेवलप होता है। जैसे मुकेश जी की इच्छा थी कि हम हीरो बने, उनको क्या पता था कि अंदर कितना बड़ा सिंगर बैठा हुआ है, और वो सिंगर बने। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं। मदन मोहन साहब कितने बड़े संगीतकार, हीरो बनने आए थे, कितने बड़े संगीतकार बने। तो ये चीज़ें बाई बर्थ है। और होता ये है कि मेन जो खास बात है वो है पॉलिश। जब आप एज एन एक्टर कुछ करना चाहते हैं तो आपकी शुरुआत अगर सही मायने में की जाए तो थिएटर से होनी चाहिए। थिएटर में आप जाते हैं, 10 सीनियर कलाकार आपको मिलते हैं, उनके बीच में आप काम करते हैं, बोलते हैं। थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो आपको तमाम चीज़ें सिखाता है, बात करने का ढंग, आपका डिक्शन, आपका मूवमेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज,
ये थिएटर की देन होती है। आप इसको कैसे फिर यूज करते हैं ये आप पर आ जाता है। बड़े से बड़े एक्टर को आप देख लीजिए, दिलीप साहब को देख लीजिए, अशोक कुमार साहब को देख लीजिए, रहमान साहब को देख लीजिए। ये वो एक्टर हैं जो बड़े इजी वे में बोल के निकल जाते थे। वो लोग दंग रह जाते थे, यार क्या काम कर गए। तो खेलते थे इन चीज़ों से। तो वो सही माने में एक किताब है जो पढ़ने लायक है। मैं फिर एग्जांपल देता हूँ कि हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म बनी जिसका कोई सर पैर नहीं है, हकीकत में उस स्टोरी में कुछ नहीं है, रियली नहीं है, जिसका नाम है मुगले आजम। अच्छा। वो रियल स्टोरी नहीं, जी जी। लेकिन बनी और आज तक उसको टच करने वाली कोई चीज़ आ नहीं पाई है। बिल्कुल सही। उसके कलाकार, उन कलाकारों की आवाज़ें, वो राइटिंग, वो उर्दू के अल्फाज, वो नौशाद जी का म्यूज़िक और वो उस डायरेक्टर की जिद कि रात का टाइम है और अनारकली सलीम से मिलने जा रही है, सुबह होने वाली है, भोर का समय है, तो गाना कौन गाएगा, आज का तानसेन चाहिए। तो बड़े गुलाम अली खां साहब जो इतने बड़े सिंगर थे, जो मंच पे के अलावा कहीं ऐसी चीज़ों में शिरकत नहीं करते थे, उनको राजी कर लिया और उनसे गवाया। तो ये एक ऐसी पिक्चर है जो मैं तो बुक समझता हूँ, उससे मैं सीखता हूँ, स्टडी करता हूँ, उन कलाकारों को सुन के, देख कर, बातें कर, क्या चीज़ है यार वो। तो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी ऐसी पिक्चरें हैं जो कलाकारों को, जो आगंतुक कलाकार हैं, उनको देखनी चाहिए। जैसे ये फिल्म गाइड है, संघर्ष है, 2 बीघा जमीन है। इन चीज़ों को अगर आप, आने वाला बच्चा जो कि इसमें कदम रखना चाहता है एक्टिंग में, तो इसको पढ़े। ये किताबें हैं। जैसे आपने गुलाम अली साहब की बात की, शायद मुगले आजम से पहले वो स्टेज शो के अलावा वो कुछ फिल्म में तो वो गाते ही नहीं थे। नहीं गाते थे, उसके बाद भी नहीं गाया। हाँ, उसके बाद भी नहीं। तभी शायद एक बहुत बात मशहूर हुई थी कि उन्होंने कहा कि ऐसा क्या मैं इनसे बोल दूं कि जो हो सके ये फिल्म में ना गवाए मेरे से। भाई ऐसा था कि मैं उस स्कूल में गया हूँ जहाँ के आसिफ साहब पढ़े हैं जी, वो इटावा के थे। जी जी। तो मैंने वहाँ जाके बहुत उनके बारे में जानकारी की कि आसिफ साहब बहुत रंगवार टाइप के आदमी थे। यहाँ पर सिगरेट दबाते थे और ऐसे बात करते थे। तो नौशाद साहब ने कहा कि भाई बड़े गुलाम अली खां साहब हैं आज के दौर पे तानसेन। कहना चलो, कहना लेकिन सर वो फिल्मों में गाएंगे नहीं। अरे चलिए, तो उनसे टाइम लीजिए, मैं चल रहा हूँ। गए, उनके सामने बात रखी गई। बड़े गुलाम अली खां का अगर आप चेहरा देखें तो वो अपने आप में बहुत बड़े पहलवान लगते थे। ये बड़े ऐसे जो फोटोज देखी कि यार किसको तुम ले आए हो, मैं फिल्मों में नहीं गाता, तुम्हें मालूम है बेटा, ये कहाँ पकड़ रहा है। कहना साहब बहुत जिद्दी आदमी है, मानते ही नहीं। तो बड़े गुलाम अली खान साहब कहना इससे कुछ ऐसा मांग लें जो साला मना कर भाग जाए यहाँ से। कहना हाँ, ऐसे ही कुछ कर दीजिए। कहना ठीक है। कहना हाँ भाई, हम 25,000 रुपये लेंगे। उस जमाने में बड़ा से बड़ा सिंगर 500 रुपये से ज़्यादा नहीं लेता था। 25,000 रुपये लेंगे। क्या जवाब है, क्या जवाब। कि आसिफ साहब बोलते हैं कि खां साहब आपने बड़ा अपने आप को सस्ता कर दिया, मैं तो जाने क्या सोच के आया था। अरे रे रे रे, चेक काटी, दस्तखत किए और फिर खाली चेक पकड़ा दी, जो मर्जी हो। ये आर्ट है, यही कला है और ऐसे ही कलाकारों को परखने का तरीका है। बस सर, आपसे अगर पूछा जाए कि आप अपनी जर्नी की शुरुआत एज अ एक्टर, तो वो आप कहाँ से करते हैं? मैंने 74 में शुरुआत की थी और थिएटर से की थी जी। 74 से मैं थिएटर में कंटिन्यू हूँ और अभी तक थैंक्स गॉड टच वुड की मैं अभी भी कर ही रहा हूँ। अच्छा सर, एक आर्टिस्ट के लिए थिएटर कितना अहम हो जाता है, वो थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करिए। अगर कोई एक्टर है जी, कोई ड्रेस डिजाइनर है जी, कोई सेट डिजाइनर है, कोई म्यूजिक इफेक्ट क्रिएटर है, उसके लिए थिएटर मदर है, माँ है, उससे सब कुछ उसको मिलता है। अच्छा सर, थिएटर और फिल्म दो अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, तो उनमें अंतर अगर आपसे पूछा जाए? जमीन आसमान का फर्क है।
कैसा सर? जैसे थिएटर माने आपके कमान से निकला हुआ तीर, जो चल गया वो चल गया, वापस आके नहीं लगेगा। और जो फिल्म है, तो जैसे आप हमें अभी शूट कर रहे हैं, जी। हम 10 बार गलती कर रहे हैं, आप 10 बार रिटेक कर लोगे। तो फिल्म एक बनावटी चीज है, जिसको मैं आपको बताऊं, मैं उतना ज्यादा पसंद नहीं करता जो मैं थिएटर को करता हूँ। ईश्वर की दया से मेरा पेट भरा हुआ, मैंने इतनी फिल्में कर ली हैं, और अभी भी अच्छी फिल्में बड़ी मिलती हैं तो करता हूँ। अभी भी हमारी अक्टूबर तक आने वाली है, त्रियमा करके उसका नाम है, उसमें मैंने तांत्रिक का कैरेक्टर किया है। तो उसमें भी अब जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि रतन भाई जो है उसमें तांत्रिक दिख रहे हैं, रतन जी नहीं दिख रहे हैं, फिर मजा ही खत्म हो जाता है। उसमें जो जो कैरेक्टर आपको मिले उसमें ढल जाना चाहिए। तो इसलिए जो थिएटर है और जो फिल्म है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा सर, एक एक्टर है, उसकी वॉइस का बेस कितना अहम भूमिका उसके लिए निभाता है, वो थोड़ा सा उसके लिए एक एक्सरसाइज है। जब हम लोग थिएटर में किसी बच्चे को लाते हैं जी जी, तो हम कहते हैं ओम बोलो, जिसका किसी भी जाति धर्म से मतलब नहीं है जी। ओम एक शब्द है। उसकी खास बात यह है कि आपके कंठ से लेकर के आपके नाभि तक सुर जाते हैं। कभी आप पेट, ये दोनों हाथ ऐसे पेट पे रखिए, नाभि पर, और ओम बोलना शुरू करिए, तो आपका पेट अंदर जाएगा धौंकनी की तरह से। ये अगर एक्सरसाइज बच्चा डेली करता है, ज़्यादा नहीं 5 मिनट भी करता है, तो वो अपनी वॉइस पे कंट्रोल कर लेगा, बेस उसके 2 मिनट हाथ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े मंच ऐसे मिल जाते हैं कि जहां पर हमारी वॉइस माइक के बगैर नहीं जा सकती, लेकिन हम थ्रो करते हैं। वो स्टडी है, वो एक्सरसाइज है, वो इतने दिन की तपस्या है। वही बेस हम सॉफ्ट भी कर लेते हैं, हार्ड भी कर लेते हैं, और अगर कहीं पर बुलंदी भी जाना है तो वहां भी चले जाते हैं। वेरिएशन होना चाहिए, लेकिन क्रैक नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, किसी कैरेक्टर को, जैसे आप अभी तांत्रिक वाले एक कैरेक्टर की पर्टिकुलर बात करते हैं, या आपने किसी फादर का भी रोल किया है, कई जगह आपने रोल किए हैं जिसमें फादर के साथ साथ एज अ विलन भी दिखाते हैं, तो उसमें सर तैयारी करने में आपको क्या, मतलब क्या अहम भूमिका निभाती है, क्या क्या चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं थोड़ा सा? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने कैरेक्टर में जाते हैं जी, कि हम हैं कौन। जैसे अगर आपने मेरी पहली ही फिल्म देखी हो इशक-जादे, जी जी, तो उसमें मैं हूं कौन? मैं रतन राठौड़ नहीं हूं, मैं कुरैशी हूं, और उसकी बेटी है वो, और कुरैशी दमंगी है, फुल खलीफा है, उसके भतीजे अतीजे सब रंगबाज है, सारे राइफलधारी सब खलीफा लोग हैं, बेटी खुद बहुत बड़ी खलीफा है। तो वो सब पे कंट्रोल कर रहा है। तो ये हमको अपने जहन में लाना पड़ता है कि अब आप ये हैं, और इसमें किस अंदाज से आप बोलेंगे। अगर आप सॉफ्ट भी बोलेंगे तो उसमें भी वेट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, कैरेक्टर को पहले अपने अंदर डालो। अच्छा सर, ये कैरेक्टर को ढालने के ही उसमें एक दिमाग में सवाल आता है हमारे, कि जैसे कुछ एक्टर कहते हैं कि किसी भी कैरेक्टर को करने से पहले वो 20-20, 25-25 दिन का गैप ले लेते हैं, अपने आप को खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, तब उनको वो कैरेक्टर समझ में आता है, या वो उस कैरेक्टर पे तब ढलते हैं। तो आप किस तरह से उसको तैयार करते हैं खुद के लिए? मेरे साथ तो ऐसी कोई घटना ईश्वर की दया से अभी तक नहीं हुई है जी, कि मैं 10 घंटे कमरे में बंद रहूं। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी जी, तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैं अपने आप उसमें घुसना शुरू कर देता हूँ। स्क्रिप्ट हमको 4-5 दिन, हफ्ते भर पहले मिल जाती है, तो हमें मूड समझ में आ जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, थ्रू आउट में करता चला जाता हूँ। और कितनी बार होता है भाई, एक दिन में तो कंप्लीट फिल्म नहीं होती ना, महीने महीने लग जाते हैं। डेली उस कैरेक्टर में हमको जाना पड़ता है। अब ऐसा थोड़ी कि आज हम कुरैशी बने हुए हैं और कल रतन राठौड़ हो जाए, वहां जाते ही कुरैशी हो जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट, मतलब आपके सामने ये है कि कैमरा ऑन हुआ तो बस ऐसे 100% वही होना चाहिए। वही एक एक्टर की पहचान। जैसे कि थिएटर में विंग के अंदर हम हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रही, जो भी हो रही, और जैसे हमको ऑडियंस के सामने जाना है तो हम फिर वही हो गए, आर्टिस्ट।
ये चीज़। अच्छा सर, कैरेक्टर की इतनी सारी बातें हो रही हैं, हम आपसे बस एक ट्विस्ट वाला थोड़ा सा सवाल है कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर आपको लगा हो कि ये कैरेक्टर बहुत परेशान कर रहा है या ये कैरेक्टर करने में दिक्कतें आपको आई हो, ऐसा कोई कैरेक्टर याद हो आपको? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं हुआ। अभी जैसे कैरेक्टर हमने उसमें किया था ब्लैकमेल में, जी, ज़रा उसको देखना। इमरान सर की पिक्चर, हाँ, इरफान खान की। इरफान खान की सर। की शुरुआत जो होती है, जी और उसमें मैं मतलब उसके डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ हूँ और अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ, और एक लड़का ऐसा है जो हमारी बेटी को चीट कर रहा है। जी बड़े मुस्कुराते हुए हम उसको कैसे डील करते हैं, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो क्वेश्चन आपने किया है जी जी। वो ट्विस्ट देखने वाला है। अच्छा सर, आप अगर एज अ जजमेंट आपसे पूछा जाए कि आप किसी एक्टर को किस तरह से जज करते हैं, मतलब मान लीजिए कोई एक फिल्म बनी, वो सुपर डुपर हिट है, तो वो एक्टर आपके लिए अच्छा है, या कोई पिक्चर बनी हालांकि फ्लॉप भी हो गई, उसमें एक्टिंग काफी अच्छी हुई, हाँ, फ्लॉप हो जाए तो हो जाए, उसकी उसकी हम लोग चिंता थोड़ी करते हैं। आप किस तरह जज करते हम तो उसको देखते हैं कि उस करेक्टर ने कितना जिया है, वो कितना नेचुरल हो पाया है, वो हमारे सामने वही बन के आया कि नहीं आया। हैं? जी जैसे बल्ला साहनी साहब रिक्शा तो नहीं चलाते थे, ना ना। कलकत्ते गए, उनका यार ये तो बवाली काम है, इसको समझना पड़ेगा, इसकी टेक्निकलिटी समझनी पड़ेगी। तो उन्होंने 10-12 दिन रिक्शा चलाया, तब उनके समझ में आया कि कैसे हम हैंडल करें, कैसे चलें। तो ये चीज़ सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। वहाँ पर तो सब कुछ एक्सेप्टेड है और करना भी चाहिए, अगर उसके अंदर फिनिश लानी है तो। अच्छा सर, खुद को रेडी करने की जब बात होती है कि खुद को कैसे रेडी किया जाए किसी कैरेक्टर में, जस्ट लाइक जैसे एक तांत्रिक का कैरेक्टर है, मान लीजिए आप 2 शूट पे कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है, शिफ्ट वाइज काम कर रहे हैं आप, 3 घंटे की एक शिफ्ट करते हैं, मान लीजिए 12 से 3 एक शिफ्ट है, 3 से 6 की एक शिफ्ट है, या मान लीजिए 4 से 6 की एक शिफ्ट है, तो सर उसमें मान लीजिए 2 डिफरेंट कैरेक्टर आपको पेश किए गए। एक में एज अ फादर है, पोलाइटली वाला फादर है, नॉर्मल जो मतलब अपने बच्चों का ध्यान रखता है, पूरा परिवार का ध्यान रखता है, और एक आपके पास तांत्रिक और एज अ विलन, 2 कैरेक्टर हैं, तो उसमें आप खुद को रेडी किस तरह से करते हैं? देखिए, ये सब लोग बताने वाली बातें भले ही करें, जी जी समझाने वाली बात, जी लेकिन फैक्ट ये होता है कि अगर आप एक्टर हैं जी। तो जिस फ्लोर पे जिसके लिए जाएंगे आप वैसे हो जाएंगे। इसमें ये नहीं कि यार मुझे बड़ा सोचना पड़ता है, मैं फिर जाने कहाँ खो जाता हूँ, फिर उस कैरेक्टर को, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात। ओवरलैप नहीं होता सर कभी, कि मान लीजिए कभी नहीं होता। आप बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके साथ दे रहा हूँ। जी आपकी शादी हो गई? बिल्कुल सर। अच्छा, आप घर पे हैं, जी। कमरे में हैं, वाइफ से झगड़ा हो गया, वाइफ किसी बात से आपसे रूठ गई, बड़ी गुस्से में है, बड़ा बहसी बहस चल रही है, दरवाजे पे नॉक हुआ, टक 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 टक, उसने कहा खोलो जाके तुमने कहा मैं नहीं खोलता, तुम खोलो। अब यहाँ सीन देखो, चेंज देखो, ट्यूस देखो। वो गुस्से में गई और उसने दरवाजा खोला, दरवाजे पे उसकी मम्मी खड़ी थी। अरे मम्मी तुम आई, अंदर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मम्मी। सर जैसे एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि इतना एक्सपीरियंस होने के बाद आप कई थिएटर भी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो एज अ डायरेक्टर अगर आपसे पूछा जाए तो आप किन किन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं? देखिए, डायरेक्टर को अब मैं बड़े कम शब्दों में बात समझाना चाह रहा हूँ। जी जी डायरेक्टर माने एक बावर्ची है। जी 3 डायरेक्टर बैठे हुए हैं, 3 डायरेक्टर को एक स्क्रिप्ट दे दी गई, जाओ तीनों डायरेक्ट करो। तीनों की जो आउटपुट निकल के आएगा डिफरेंट होगा। एक की थॉट कुछ होगी, एक की थॉट कुछ होगी, एक की थॉट कुछ होगी। इसी तरीके तीनों को दाल चावल नाप के दे दिया जाए और नमक दे दिया जाए कि भाई खिचड़ी बनाओ, तीनों का स्वाद अलग अलग होगा। तो डायरेक्टर को सबसे पहले ध्यान ये देना चाहिए कि जो कैरेक्टर करवा रहे हो जिससे, उसकी ड्रेस डिजाइनिंग क्या होगी, उसको कॉस्ट्यूम आप क्या देते हो, उसका मेकअप गेटअप क्या आप देते हैं, उसकी स्पीच क्या रहती है, उसके बॉडी के मूवमेंट्स कैसे होते हैं उस कैरेक्टर के हिसाब से, साउंड लेवल क्या होता है, वॉइस कंट्रोल में कितनी रहती है, ये सारी चीज़ें उसमें काउंट करती हैं। फिर
जो हमारा बैकग्राउंड है, सेट है, वो सेट कितना हमारे स्क्रिप्ट के हिसाब से मैच करता है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इस पर इन चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। अच्छा सर, जैसे एक एक्साइटमेंट की बात है कि जैसे फर्स्ट फिल्म का आपके पास ऑफर आया, उससे पहले एज अ थिएटर आर्टिस्ट आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे। पहली फिल्म का एक्सपीरियंस और एक्साइटमेंट की अगर बात की जाए तो सर कितना क्या था? कुछ नहीं था, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं था। अब सुनो, जब ये सिलेक्ट हो गया कि आप इसमें कैरेक्टर कर रहे हैं जी। तो सारे लोगों का मजमा गायब हो गया। कम से कम लखनऊ के अंदर 1,500-2 हज़ार आदमी थे ऑडिशन के लिए। जी, उसमें से एक हम थे। सारा मजमा ऑफ हो गया। और उस ऑडिशन में जिसने मुझे पहले टेस्ट लिया था वो आज एक बहुत बड़ी हीरोइन है, भूमि पाटेकर। ओह। उस जमाने में वो ये करती थी, उन्होंने तब हमको लिया था। तो जब वो मजमा चला गया, उसके बाद हमको दूसरे तीसरे दिन जाना था चाइना, मकाऊ। तो हमारा वीजा होने के लिए जो था दिल्ली में पड़ा हुआ था। तो जो इसके डायरेक्टर थे उनसे हमारी बातचीत हुई, हबीब फैजल से। फैजल साहब कहने लगे, भाई राठौर साहब, मैंने आपको इस कैरेक्टर के लिए सेलेक्ट किया है और इसको करेंगे आप? हमने कहा बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। कहने कि यार हम आपको परसों बता देंगे। हमने नहीं सर, आप कल बताएंगे। कहने क्यों, ऐसी क्या खास बात है? हमने हमारा वीज़ा ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है और अगर आपने कह दिया सॉरी तो मेरा उधर भी सॉरी हो जाएगा, बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी मुझे जाने के लिए। तो बजाय मेहरबानी आप हमको कल सुबह हाँ या ना में जवाब दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लोग उसी रात में चले गए बॉम्बे। वहाँ पर आदित्य चोपड़ा साहब से बातचीत हुई, हमारे बारे में बताया गया, दिखाया गया। 12:30 बजे फ़ोन आ गया, राठौर साहब हम आपको डन करते हैं। पैसे की कोई बातचीत अभी नहीं हुई। अब प्रोडक्शन हाउस से आया, सर आपका अमाउंट क्या रहेगा? हमने सर आज तक 5 रुपए तो लिए नहीं, बताएं क्या हम आप अब आप जो बेहतर समझिए वो दे दीजिएगा, बाकी हम काम कर रहे हैं। तो खैर हमने काम किया। फिर उन्होंने अमाउंट छोटे छोटे टुकड़ों में, कभी 50,000, कभी 30,000, कभी 20,000 ऐसे करके 1.5 के अल्ले पल्ले उन्होंने हमको। कितने दिन का सर वो शूट था? ये करीब 20 दिन का शूट था। एक्टिंग की तो सर अगर आपसे बात करेंगे तो पूरा दिन चला जाएगा। कुछ पर्सनल लाइफ की अगर बात करी जाए आपसे तो सर, जैसे आपका पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस और थिएटर का एक्सपीरियंस दोनों को अलग अलग रखा जाए तो पर्सनल लाइफ में रतन राठौर सर कैसे आदमी हैं, वो थोड़ा प्लीज़ बताइए। पर्सनल लाइफ में मुझे अपना घर चलाना था जी। मुझे अपने बीवी बच्चों का और माँ का ख्याल रखना था। मेरी माँ है जी जी। पिताजी थे नहीं, 13 साल की उम्र में गुजर गए थे। तो हमको घर देखना बहुत ज़रूरी था। अर्निंग का कोई साधन नहीं था, लिहाजा मैंने शुरुआत की। और पहले शादियाँ भी बहुत जल्दी हो जाती थी। जी जी। तो अम्मा जी ने जल्दी शादी इसलिए कर दी कि घर में बहू आ जाएगी तो कारोबार जरा थोड़ा बट जाएगा। तो मैं एज ए डिज़ाइनर काम मैंने शुरू किया। उससे जो भी अर्निंग हुई वो मैं घर में मैंने लगाई। उसके बाद फिर मैंने बॉम्बे अपने को जाना मुनासिब समझा। मैं वहाँ गया और एज ए डिज़ाइनर वहाँ भी मैं शुरू हो गया। ये ईश्वर की कुछ मेरे साथ आज भी कृपा है कि मेरे कांटेक्ट हमेशा हाई लेवल पे हुए, नीचे वालों से नहीं हुए। जैसे बॉम्बे के अंदर जो हमारे बरद हस्त जिनको कहना चाहिए, गॉडफादर जिनको कहना चाहिए, वो थे गुलशन नंदा जी, बहुत बड़े राइटर, भारत भूषण जी और लखनऊ के बहुत बड़े राइटर यशपाल जी, पंडित राम कुमार शर्मा उनके लड़के, और हम दोनों एक साथ बैठते थे स्टूडियो में। ये उन्होंने बना के दी हमारी माता जी की फोटो। फिर उसके बाद हम लोग सीधे रामानंद सागर जी के यहाँ आ गए। 2 फिल्में बगावत और अरमान, इसकी डिजाइनिंग मैंने करी। तो उसमें फिर सारे स्टारों का उठना बैठना रोज ही होता था। तो वो चला, लेकिन मेरे लिए घर बहुत इम्पोर्टेंट था, वाइफ, बच्चे और माँ। तो वहाँ से जो अर्निंग होती थी तो ट्रांसफ़र तो कर नहीं सकते, तो ज़माने ही नहीं थे। तो वहाँ से ट्रेन से आते थे, आके यहाँ खर्चा वर्चा दिया, 2-4 दिन रुके फिर भाग गए।
इस तरीके से मैंने बरसों चलाया। ये सर किस सन की बात कर रहे हैं आप? ऐसे समझो 83 के आसपास, 83-84। अच्छा सर, एक चीज जैसे कहा जाता है, आज भी कहा जाता है ये बात, और पहले भी यही बात कहा जाती थी, ये जैसे राजपाल सर लोग स्ट्रगल का, कि सर मुंबई स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। कोई भी काम आप करने जाएं, आप एज अ एक्टर जाएं, एज अ प्रोड्यूसर जाएं, किसी भी तरह से आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो सर उसमें आपको दिक्कतें ज़्यादा नहीं हुई? नहीं, उसमें क्या हुआ, उसमें चमत्कार हुआ मेरे साथ। जी। एक फिल्म आई, काहे गए परदेस पिया। काहे गए परदेस? वो भोजपुरी थी। उसकी पोस्टर डिजाइनिंग हमको दी गई। उसका जो हीरो था वो संजय स्वराज था। उससे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती यारी हो गई, साथ में उठना बैठना खाना पीना हो गया। और उसमें मुझे एक छोटा सा किरदार दिया गया इंस्पेक्टर का, वो मैंने किया। उसके बाद मुझे किसी सीरियल में या उसमें जाने में डर लगता था। अगर मैं उसमें जाऊंगा तो घर का खर्चा, अम्मा, बच्चे, बीवी, ये सब कैसे संभलेंगे। उसमें पैसे सर नहीं मिलते थे इतने? नहीं, उतने वो नहीं थे। तो कैसे करेंगे? तो भैया हम फिल्म में तो कर लेंगे लेकिन इसमें नहीं। उसके बाद ही यहाँ हम कानपुर में थे और डिजाइनिंग का वर्क हमने छोड़ा नहीं उसको, क्योंकि वही हमारी बैकबोन थी। वो पैसे वहीं से आने थे। हाँ, पैसे वहीं से आने, वो हम यहाँ करते रहे। तो एक सिलसिले में मैं लखनऊ गया हुआ था, तो एक बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं सिद्धेश्वर अवस्थी, बहुत विद्वान पुरुष थे। उनके बेटे थे मिस्टर ओपी अवस्थी। तो जब हम नाटक में हमने एंट्री करी तो उस संस्था का नाम था प्रतिध्वनि। तो उसमें वो म्यूजिक डायरेक्टर थे। प्रतिध्वनि के जो पहले डायरेक्टर थे वो थे सुशील कुमार सिंह, जो आज की डेट में बहुत बड़ा नाम है, जो राइटर भी हैं बहुत बड़े और आपके टेलीविजन के डायरेक्टर भी रह चुके हैं वो। तो वो सब हमारे, वो चले गए एनएचडी। तो विजय दीक्षित जो थे उन्होंने कमान संभाल ली डायरेक्शन की। हम लोग फिर थिएटर एंड कंपनी में सब घुल मिल गए। फिर फेस्टिवल होने लगे, कंपटीशन होने लगे, उसमें हम लोग जाने लगे। लेकिन ये सब चीज़ें के साथ साथ इसको नहीं छोड़ा। ये सब अपनी जगह थी, ये अपनी जगह थी, क्योंकि बेस वही मजबूत कर रहा है। मजबूत। वो घर चलाना था, जरूरी था। ये बनाया भी मैंने पूरा। ये पूरा चटियल मैदान करके इसको बनवाया। हर चीज आर्ट नहीं मुझे दी, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मुझे मिली और मैं करता चला गया। जैसे मित्रता और दोस्ती की बात होती है तो आप दोस्ती को किस तरह से परिभाषित करते हैं? दोस्ती ट्रांसपेरेंट जल है जी। अगर इसमें जरा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ ना तो कलर बदल देता है। तो अगर दोस्ती जिसको कहते हैं और उसमें जीना चाहते हैं तो दोनों को ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है। चाहे वो दोस्त हो, मेल हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे महबूबा हो, जरा सा भी आप देख लीजिए बदरंग हो जाएगा मामला। तो दोस्ती बहुत ट्रांसपेरेंट चीज। सर इतना लंबा एक्सपीरियंस, इन 40 सालों का एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सर लाइफ में उतार चढ़ाव भी बहुत देखे हैं आप? बहुत आते हैं। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि समय आपका खराब हो? बहुत खराब आया। कोई एक घटना आपके साथ हुई हो जिसको बहुत सी हो गई, बताना चाहें? भाई जैसे यही काम था, गैप हुआ, नहीं संभाल पाए, अब क्या करें, कहाँ से पैसे लाएं, कहाँ से क्या करें। तो ये सब चीजें मन को बहुत कुरेदती थी। लेकिन इस चीज ने मेरे थिएटर को, मेरी आर्ट को डैमेज नहीं होने दिया। इसको मैंने ऐसे नहीं लिया, ये अपनी जगह था। इसको हम सॉल्व कर रहे थे और इसको हम कर रहे थे। सॉल्व करने का प्रोसेस अलग था और जो कर रहे थे वो मन से कर रहे थे। आज भी करते। अच्छा सर, कर्म भूमि की बात की जाए तो कर्म भूमि आप अपनी किसको मानते हैं, कानपुर या मुंबई? कानपुर। मुझसे हजारों बार ये कहा गया कि आप, अनुपम खेर जी ने कहा क्या कि वो तो बड़े खास थे हमारे भाई, लखनऊ में पहले टीचर थे ना ये। तो तब हम लोग टेलीविजन पे ब्लैक एंड व्हाइट प्ले करते थे। तो जब अभी मैंने उनके साथ वो फिल्म करी दावते इश्क, तो उसमें वो थे जी जी। हमसे कहा गया कि बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत संभल के काम करना। और ये कहा किसने? निर्देशक ने। तो हमने बड़ी खुशी की बात है सर, मिलवा दीजिए चल के। तो जब
मिलवाने ले गए तो उनको मालूम था कि सब लोग थिएटर के हैं पुराने, हाँ हंसने लगे। कहला अरे यार तुम जाओ, कहाँ मिलवा रहे हैं इन लोगों को, सब पुराने दिग्गज हैं थिएटर के लखनऊ से। तो उन्होंने कहा कि रतन क्या कर रहा हो आजकल? हमने कहा भाई साहब कानपुर में ही है और थिएटर कर रहे हैं। कहना कुछ नहीं मिलने वाला, चुपचाप बिस्तर बोरिया बांधो, बम्बई आ जाओ, मौत से कटेगी जिंदगी, और इतना बढ़िया काम कर रहे हो, हम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने ठीक है सर, लेकिन हमने अपने मन में सोचा कि जब आप 35-40 साल के थे तब आपने लखनऊ छोड़ दिया था, अब आज हम हो गए 60 साल के या 55 साल के, आप नहीं छोड़ पाएंगे। अब तो हमारा कानपुर ही अड्डा है, वहीं जमेंगे और वहीं करेंगे। सभी छोड़ भाग जाएंगे तो फिर कानपुर को कौन देखेगा? तो भैया तब से मैं जमा हुआ हूँ, और ईश्वर की दया से यहीं से फिल्में भी मिल जाती हैं मुझे, और थिएटर भी चलता रहता है। अच्छा, कानपुर जैसे आपकी कर्म भूमि रही है सर, तो कानपुर को अगर आप अपने नज़रिए से प्रस्तुत करें दर्शकों के सामने तो किस तरह से आप देखते हैं? कानपुर बहुत पहले भी एक गांव था जी, आज भी एक कस्बा है, गांव से थोड़ा सा किस हुआ है, बाकी शहर नहीं है। शहर नहीं बन क्यों नहीं है? क्यों नहीं सर? यहाँ के लोग वैसे नहीं हैं, इनके अंदर आर्ट के प्रति कोई लगाव नहीं, सिर्फ पैसा बहुत है हमारे कानपुर में, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कल्चर के लिए जीरो है। तो जहाँ की पृष्ठभूमि में आपका कल्चर ध्वस्त होने लगेगा, वो शहर कभी नहीं बन पाएगा। इसीलिए यहाँ के लोग जो तैयार होते हैं वो सीधे अपना बिस्तर बोरिया बांध के बम्बई निकल लेते हैं, ये फैक्ट है। अब हमारे ऐसे कुछ है उलझे हुए लगे हैं, यहाँ कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, 40 सालों ने आपने खुद को भी बढ़ते देखा, कानपुर को भी बढ़ते देखा, लेकिन आपको पहले और अब में अंतर कुछ लगता है? पहले थिएटर और फिल्म के लिए बहुत अच्छा था कानपुर, आज जीरो हो गया। इसका कारण आप सर किसको? इसका कारण ये है कि पहले यहाँ पर नाटक के प्रति लगाव था, टेलीविजन नहीं था, ये फोन नहीं था जो थिएटर को डैमेज नहीं करता था। अब तो इसके अंदर इतनी अश्लीलता, इतनी बद्धता है कि बच्चे कहाँ देखना चाहेंगे, वो तो इसी में उलझे रहते हैं। क्या समझते हैं आप आज के दौर में जो बच्ची जवान हो रही होती है, जो लड़का जवान हो रहा होता है, क्या उसको बताना पड़ेगा कि किसको सेक्स कहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिससे बड़े बड़े देश विदेश लुट गए, महल उजड़ गए, वो है सेक्स। प्रारंभ में उसी से आप लिप्त होते जा रहे हैं। कला कहाँ रह जाती यार? शायरी की जाती थी, कविताएं की जाती थी किसी के हुस्न को देखकर, अब हुस्न की वैल्यू ही नहीं है। अब तो कुछ और चीज देखनी पड़ रही है। बिल्कुल सही। तो जब नजरिए बदलने लगेंगे, आपकी दिशा बदलेगी, साहित्य बदलेगा, आपकी लेखनी बदलेगी, आपके विचार बदलेंगे, तो फिर आर्ट नहीं रहेगी, आर्ट का मर्डर होने लगेगा। वो है आजकल तो सर वही है कि अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। जैसे कुछ रील का जमाना आया, जैसे टिकटॉक को बैन किया गया तो लोग इंस्टाग्राम पे आ गए, तो इसको आप एक्टिंग कह सकते हैं क्या? नहीं, ये फ्रॉड है और ये डैमेज कर रहा है। सर जैसे पॉडकास्ट के बिल्कुल अंतिम चरण में हम चलते हैं, मैंने आपका इंट्रो दिया कि आप कानपुर के पहले एक्टर थे जो बॉलीवुड में गए थे। तो सर इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं? मतलब एज अ चैलेंज लेते हैं? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं लेते हम जी। ये तो ईश्वर की कृपा है जी। और सौभाग्य है, इसका खेल भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। जी। अगर ना जाते तो तब भी थिएटर कर रहा था और आज भी थिएटर कर रहा है, कोई फर्क नहीं था। इसी तरीके से हम चले गए तो हमने कौन सा अमिताभ जी को हिला दिया? नहीं। अरे भाई, अपना काम किया, फिर वापस चले आए, फिर थिएटर कर रहा है। तो हमें कोई इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा। और शायद ही कोई बड़ा स्टार ऐसा रहा जिससे हमारे संबंध ना रहे हो। उन लोगों के साथ उठे बैठे हैं, उनसे बातचीत की, उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे कि बड़ा अजूबा कुछ हो रहा हो। अच्छा सर, जब कोई सीनियर आर्टिस्ट, जैसे मान लीजिए हम पहले ही आपकी फिल्म की बात करते हैं, दावते इसकी बात करते हैं, जैसे अनुपम सर भी उसमें थे, तो जब अपने से सीनियर आर्टिस्ट कोई सामने होता है तो सर कोई चैलेंज लगता है या क्या लगता है कि कितना स्मूथ जाना चाहिए? वो हमें ईश्वर की तरफ से एक ऐसा
गंधर्व लगता है कि हम उसके पैर छूते हैं, उसको सम्मान देते हैं और उसका आशीर्वाद लेते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारी ही क्षेत्र में जा करके इतना यश कमाया, इतना काम किया, इतनी मेहनत की, तो उसको हम नमन करते हैं। जैसे अनुपम खेर सर ऑन कैमरा तो बहुत मजाकिया हैं, ऑफ कैमरा व्यक्ति अरे कैसे बहुत बढ़िया। अब सुनो, तुमने बढ़िया बात छेड़ दी। जी जी जब फिल्म हमारी खत्म हुई दावते इश्क, जी। तो सब पैकअप होने लगा। हम पूना में थे, पूना का एक 5 स्टार होटल था, उसमें सब लोग रुके हुए। तो हम अपने रूम की तरफ जाने लगे। अरे कहना राठौर कहाँ जा रहे हो? मैं सर अब चेंज कर रहे हैं क्या। अबे आजा, बोल के जरा सर के कपड़े लो, ड्रेस लो, दीदी आओ बैठो। बैठ गया, तारीफ कर रहा हूँ इस वक्त मैं इन लोगों की कल्चर की और जिसे कहते हैं सभ्यता, उसको मैं सम्मान दे रहा हूँ। उसका जो हीरो था आदित्य राय कपूर था, जो हीरोइन थी वो परिणीति। तो परिणीति मुझे तब से अब्बू कह रही थी, उस टाइम से अब्बू ही बोलती थी। और इसमें हम ससुर का रोल कर रहे थे उसका। तो हम और खेर साहब यूँ बैठ गए, बाकी पूरी टीम ऐसे सर्किल करके बैठ गई। यार बहुत बड़ी बात होती है, इतना बड़ा स्टार, अरबपति आदमी, वो बैरे को अपने साथ लाया और उसने पूछा सर आपका ब्रांड क्या है? तो अनुपम जी बोले, रतन बताओ। अरे मैं जो सब भैया आप सर आप ले लोगे वो ले लेंगे, तो आपका प्रसाद समझ के लेंगे। अबे प्रसाद साहब नहीं, अच्छा ऐसा है फला ले आओ। अब वो जब वो आया, बैरे के ट्रे के ऊपर गिलास रखे हुए थे, बॉटल रखी हुई थी, लेकिन वो गिलास सर्व आदित्य ने किया था। लोगों ने पिया, खाया, अच्छे से बड़े मस्ती से बातचीत करी, फिर विदा ली, ऐसे इस तरीके से। अच्छा सर, यही बातें हो रही हैं यूथ की, तो मैं एक लास्ट बस आपसे मैसेज जानना चाहूँगा कि सर आज के युवा को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़? भाई आज के युवा को हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो फिल्मों में जाने की तरफ रुख बनाए हुए हैं, तो उसके पहले, जैसे एग्जाम्पल के तौर में आपको MSc करना है, हाई स्कूल नहीं करोगे? बिल्कुल करना पड़ेगा। इंटर नहीं करोगे? करना पड़ेगा। तो भाई हाई स्कूल इंटर करके जाओ। ऐसे कैसे बन जाएगा काम? फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। अगर ऐसे कोई एक आधा चांस मिल गया तो लोग गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, फिर उनको काम मिलता नहीं है, फिर कहते हैं हमें काम नहीं मिल रहा। अरे कैसे नहीं मिलेगा काम? आप पहले इस तरीके से चलिए, कोशिश करिए, और अगर आपके यहाँ समाई है और आपके अंदर समाई है, आपके यहाँ नहीं आपके अंदर समाई है एज एन एक्टर, तो आप NSD ज्वाइन करिए, टेस्ट दीजिए। और कमाल की बात देखिए, यशपाल शर्मा का नाम सुना होगा आपने? बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे बड़े अच्छे छोटे भाई की तरीके हैं, बड़ी इज्जत हमारी करते हैं वो। हम दोनों ने एक फिल्म करी थी, करीब 15-20 दिन लखनऊ रहे थे। बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है, तो बहुत ही प्यार वाली बात है। अभी एक दिन फोन आ गया जी जी, बड़ी मस्ती में जी, पिए खाए होंगे अपना, कहना भाई साहब मसूरी आ जाओ। अबे हमने तुम शूटिंग कर रहे हो, मैं क्या करूँगा? अरे कहने हम लोग पियेंगे बैठ करके, मैंने पीनी छोड़ दी है। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप आइए फौरन यहाँ आइए। मैं नहीं आऊँगा। हमने कहा कि जरा हमें याद रखा करो भाई साहब, हम आपको भूल सकते हैं? हम लोगों ने 20 दिन काटे हैं एक साथ, सही है, खूब मस्ती की है। तो बढ़िया, बहुत प्यारे आदमी हैं लोग, सब बड़े प्रिय इंसान हैं। मेरे लगते जिगर और मेरे सबसे प्रिय एक्टर अगर कोई रहे मुझसे पूछा जाए जी जी, तो वो दिलीप साहब रहे। मैं उनका पुजारी समझ लीजिए। जी। एक घटना मेरे साथ घटी। जी। कानपुर के एक चतुर्वेदी जी थे जो फोटोग्राफी करते थे, और उन्होंने अपना स्टूडियो बॉम्बे में बना रखा था। मैं ऐड फिल्में करता था, तो मैं कभी कभी जाके बैठ जाता था। कहने यार रतन जी, हफ्ते भर बाद हम लोग दिलीप साहब के यहाँ जा रहे हैं, चलोगे? मैं गुरु बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? कहने तो ठीक है, हम तुम्हें बता देंगे। अब हमारे जहन में आया फटाफट कि हम करें तो करें क्या, हम ऐसे नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी हमने एक पेंटिंग बनाई सायरा जी की और दिलीप जी की, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इतनी बड़ी बना के समेट के मैं लेके गया। इत्तेफाक की बात वो लंदन चले गए।
उस दिन कोई मिला ही नहीं। तो यार हमने कहा हम तो बड़ी मेहनत करके लाए। तो उनका मैनेजर साहब आया, कहना आप ऐसा करो ये हमको दे दो और इसमें अपना फ़ोन नंबर एड्रेस डाल दो, आप सर आएंगे तो मैं दे दूँगा। ठीक। सर जब भी आए हों, हमारे पास 2 महीने बाद एक फ़ोन आया, मैं यहीं बैठा था। कहने भाई रतन राठौर साहब बोल रहे हैं? जी जो बोल रहा हूँ। कहने साहब आपसे साहब बात करना चाहते हैं। हम होंगे, कोई साहब होंगे यार। हाँ हाँ बिल्कुल, कराइए कराइए। दिलीप साहब थे। उन्होंने बोलना शुरू किया, मैंने 1 सेकंड में पहचान लिया। अरे मैं तो दीवाना हो गया, पागल हो गया, मतलब उनकी आवाज़ सुन करके। कहने भाई माफ़ कीजिएगा, मैं एक कलाकार का इस्तेमाल नहीं कर पाया, आप तशरीफ़ लाए, आपने इतनी खूबसूरत पिक्चर बनाई, वो मैंने दिल से लगा के रखी हुई है, मेरे पास है, और मैं कुछ दुआएं भेज रहा हूँ आपको, उसको कबूल कर लीजिएगा। हमने बिल्कुल करूँगा हुजूर, बिल्कुल करूँगा। फ़ोन कट गया। हफ्ते भर बाद एक कॉरियर आया जिसमें एक फ़ोटो आई। अब वो दिखाने वाली है आपको। जी दिखाऊं? जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम देखेंगे भी और उसकी एक फ़ोटो भी खींचेंगे, जो मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। जी ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा करिश्मा है, समझ लीजिए। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सर पहले तो पेंटिंग देखिए जी, इसमें हमारा नाम लिखा हुआ है, इसको बड़ा करके आप देख सकते हैं। हाँ रतन राठौर, बहुत खूबसूरत भी लग रही सर। ये फ़ोटो ज़रूर भेज दीजिएगा, मैं लगा। तो ये तो हुई फ़ोटो। जी जी, अब मैं दिखाऊं कि उन्होंने दुआएं क्या भेजी। जी ये दुआएं। ओह बढ़िया सर। ये नायाब तोहफा है हमारे पास की नई ज़िंदगी का। सर बिल्कुल है, और बहुत कम लोगों के पास ऐसे किस्मत होती है जो दिलीप साहब जैसे एक्टर से सम्मान मिल जाए। और देखिए क्या बात है, लेके बैठे हुए हैं। नहीं बिल्कुल। और सर ये मोहब्बत हमको ईश्वर ने दी। आपसे सर बात करके ना, अगर पूरा दिन भी आपसे बात की जाए तो कम पड़ जाएगा। समय का अभाव है आपके पास, हमारे पास तो समय ही समय है, समय का अभाव है, इसलिए सर यहाँ इस पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दर्शकों, ये थे हमारे रतन राठौर जी, खुश मिजाज आदमी, और जीवन की अगर उपलब्धियां इनकी गिनाई जाएं तो बहुत कम समय है हमारे पास कि हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे और शायद पूरा दिन भी कम पड़ेगा। इसीलिए हमने इनके किसी भी अचीवमेंट की बात नहीं की, उनका पर्सनल व्यक्तित्व जाना है। अगर आपको ये बातें अधूरी लग रही हों और भी आप रतन सर के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।